हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप सभी का आज की रॉबर्ट ब्राउनिंग की क्लासेस में रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसका नाम है माय लास्ट डचेस। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत ही ब्रिलियंट पोइट थे बहुत ही ब्रिलियंट राइटर, प्ले राइट भी थे। इसके अलावा ये एक बैंक में क्लर्क भी रहे। बड़े आउटस्टैंडिंग प्रतिभा के व्यक्ति रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिनकी एक पोइम जो पूरे वर्ल्ड फेमस पोइम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की माय लास्ट डचेस, इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसको हम एक ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स भी कहते हैं, जो रॉबिन्सन ने कहा है, क्योंकि इसके अंदर 5 वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेजेडी का एक वृतांत देखने को मिलता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक रियल हिस्टोरिकल पोइम है। आप कह सकते हैं कि जितनी भी इसके पात्र और घटनाएं हैं वो सारे काल्पनिक नहीं हैं, ये वास्तविक जीवन से संबंध रखते हैं। यानी कि जो लास्ट डचेस वाली जो आपकी पोइम है, इसके अंदर जितने भी आपने पात्र देखे हैं या पात्र होने वाले हैं वो इटली से ही है, सारे के सारे कैरेक्टर्स। तो इटली की एक रियल स्टोरी है ये। तो एक ड्यूक की स्टोरी है, जो ड्यूक ऑफ फेरेरा है, उनकी स्टोरी है। अब स्टोरी में क्या है साहब प्रॉपरली समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग अच्छे से इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है विक्टोरियन एज के, क्या कहेंगे इनको, विक्टोरियन एज के एक बहुत ही प्रतिभाशाली पोएट थे। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने कई सारी भाषाओं का ज्ञान ले लिया, जैसे लैटिन, इटालियन, ग्रीक, फ्रेंच। इन भाषाओं का प्रॉपर इनको नॉलेज हो गया था। बहुत कम उम्र में इनकी 6000 किताबों की लाइब्रेरी बन गई थी। इनके मदर से इनका कॉन्ट्रास्ट चल रहा था, कॉन्ट्रेरी थे अपने मदर से, जो सारा इनकी मदर का नाम था, और जो पिताजी थे मतलब नॉर्मल एक बिहेवियर के आदमी थे। कुल मिलाकर के ये है कि दादाजी ने थोड़ा सपोर्ट किया, फिर वापस आ गए, बहुत बढ़िया लाइफ जिए। कुल मिलाकर के ये इनकी जो मेन एजुकेशन थी जो घर पे ही रही है ना, बहुत ब्रिलियंट रहे हैं। चलो हम बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की इस पोइम के बारे में, थोड़ा बहुत हम इनके बारे में भी जानेंगे और पोइम को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग माय लास्ट डचेस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनकी भी हम चर्चा करते चलेंगे। और जो भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ग्रेड फर्स्ट से रिलेटेड है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम से रिलेटेड है, थोड़ा नेट JRF के लिए भी काम का है। तो देखिए, हम इसकी अगर जन्म की बात करें तो 7 मई 1812 में 19th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। 7 मई 1812 में, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था कैमरवेल, लंदन, इंग्लैंड में। और 12 दिसंबर 1889 को इनकी जो डेथ हो गई वेनिस में, किंगडम ऑफ इटली में। इन्होंने अपना पूरा मैरिड लाइफ, जब से भागे थे अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ बैरेट के साथ, ठीक है ना, क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट के जो फादर थे वो थोड़े से डोमिनियर टाइप के व्यक्ति थे, तो इनकी शादी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करनी थी। इसीलिए भाई साहब जो है 1845 में, 1845 में बैरेट को लेकर के भाग गए। और भाग कहाँ गए? इटली चले गए। अब दोनों इटली में खूब मैरिड लाइफ बढ़िया से उनकी रही। 1861 तक वो क्या है, लगभग मैं अपनी मैरिड लाइफ को बढ़िया से जीते रहे। आगे देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर इनका जो ऑक्यूपेशन था, इनका व्यवसाय था, मेनली ये पोइट कहे जाते हैं, इनको प्ले राइट भी कहते हैं, ठीक है ना। इनको प्ले राइट और पोइट दोनों बोलते हैं। इन्होंने प्लेज भी लिखे, सीरीज़ भी लिखी। और इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ से हुई, इनकी लोकप्रियता हुई इन्होंने एक क्या लिखा था, एक रोमन मर्डर ट्रायल था, क्योंकि 12 बुक लिखी थी और उसका नाम था द रिंग एंड द बुक। यहाँ से इनको प्रसिद्धि मिलना चालू हो गई। फिर इसके बाद में इन्हें पिप्पा पासेज, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने लिरिकल जो ड्रामेटिक लिरिक्स है, ड्रामेटिक रोमांसेज एंड लिरिक्स हैं, मैन एंड और कई सारे इन्होंने कह सकते हैं कि रचनाएं लिखे, वर्क्स लिखे। तो अभी अपन बात करें कि इनका लिटरेरी मूवमेंट क्या रहा। इनका लिटरेरी मूवमेंट रहा आपका क्या, विक्टोरियन एज। ये ध्यान रखना आपको, कौन से पॉइंट हैं ये, विक्टोरियन पॉइंट है। आपसे ऐसे भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विक्टोरियन पॉइंट। बिल्कुल एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के साथ इनको जोड़ा जाता है, इनको। बहुत बढ़िया फेमस विक्टोरियन पॉइंट रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनके की पॉइंट्स बात करते हैं, की पॉइंट्स इनकी लाइफ वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ये इकलौते बेटे थे साहब, किसके, इनकी जो माँ थी उसका नाम था सारा आना, और रॉबर्ट ब्राउनिंग इनके पिता का नाम था। जो इनका नाम है वही इनके पिताजी का नाम था। रॉबर्ट के जो फादर थे वो वेल पेड क्लर्क थे किसी बैंक के, और वो भाई साहब खुद भी क्लर्क बन गए बाद में।
इसके बाद में उनकी जो मदर थी वो डॉटर थी किसकी, जर्मन शिप ओनर की, मतलब एक जर्मन जहाज के मालिक थे, उनकी बेटी थी। और इसकी माँ जो है बहुत बढ़िया पियानो बजाती थी, पियानिस्ट थी, खतरनाक पियानिस्ट, एवेंगलिस्ट भी थी। आगे देखो, बाई 12 वर्ष की उम्र तक उसने एक बुक लिख दी थी, पोइट्री पे, कविताओं की एक किताब लिख दी, जो कि उसने बाद में डिस्ट्रॉय भी कर दी थी, व्हेन नो पब्लिशर कुड बी फाउंड। जब इनको कोई भी पब्लिशर नहीं मिला तो उन्होंने खुद ने डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब कविताओं की पोइम लिखा, मतलब कविताओं का संग्रह लिखा और लिख करके उन्होंने खुद ने डिस्ट्रॉय कर दिया। और एज 12 थी इनकी उस समय पर, खतरनाक आदमी है। आगे देखिए, और 14 वर्ष की उम्र तक वो फ्लुएंट हो गए थे फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन और लैटिन लैंग्वेज में। इन 4 भाषाओं का विशेष ज्ञान, अपन एक भाषा नहीं सीख पाते, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक भाषा को सीखने में। भाई साहब 14 की एज में 4 लैंग्वेजेस सीख गए थे, है ना खतरनाक। ये ब्रिलियंट रीडर थे, इनको रीडर कहा जाता है, मतलब ब्रिलियंट रीडर कहा जाता है। ये एक घर के एक कोने में बैठ करके लंबी लंबी टाइम तक रीडिंग करते थे, खतरनाक इनको आदत थी। मतलब कहते हैं कि ये जब 14 ईयर्स के थे तो इन्होंने 50 लगभग वॉल्यूम्स तैयार कर लिए थे, 50 वॉल्यूम्स को पढ़ चुके थे, 50 वॉल्यूम्स को पढ़ चुके थे, इतनी कम उम्र तक। वो बाद में एक ग्रेट एडमायर बने रोमांटिक पॉइंट्स के, मतलब इनको बहुत ज़्यादा पसंद थे, शैले पसंद थे, पीवी शैले इनको बहुत पसंद थे, जॉन कीट्स इनको बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद थे पीवी शैले। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, इन्होंने लगभग 6000 किताबों की इन्होंने लाइब्रेरी बना ली थी। उसके पिताजी ने स्पॉन्सर किया था क्या, द पब्लिकेशन इनका, कौन सा, इज सन्स पोइम। तो अपने बेटे की जो पोइम्स थी ना, उनको उसके पिताजी स्पॉन्सर करते थे। पैसा कौन लगाते थे, फादर के क्लर्क थे। अब भैया बाप तो बेटे के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, तो इंस्पायर करता था, मोटिवेट करता था। 1845 में साहब उसकी जो मुलाकात है, ठीक है ना, उसकी एक कवि से हुई थी, और कवि की कविताएं बड़ी पसंद आई और कवि भी बहुत पसंद आए, और कवि का नाम था एलिजाबेथ बैरेट, जिनसे इनकी शादी हो गई 1845 में। एलिजाबेथ की पोइम जो है उनके अंदर लव सोनेट्स भी थे, तो लव सोनेट्स थे तो लव हो ही गया था। आगे देखिए, अगर अपन की नोटेबल वर्क्स देखें किसके, आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग के, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग के नोटेबल वर्क रहे हैं या पाइड पाइपर, हैमलिन, एक मैन एंड विमेन, द रिंग एंड द बुक, जिससे इनको फेमस मिली थी, ड्रामेटिक पर्सने, ड्रामेटिक लिरिक्स, ड्रामेटिक रोमांसेज एंड लिरिक्स, और माई लास्ट डचेस जो आपको देखने को मिली है, ठीक है ना। इनकी एक पब्लिकेशन जो है उस चली रही थी, वो पब्लिकेशन के दौरान ही ये मर गए, है ना, एल्फोंसो के नाम से कुछ इस तरह से थी, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है। माई लास्ट डचेस की बात करें तो माई लास्ट डचेस के बारे में आपसे कोई की फीचर्स पूछे तो वो ये रहेंगे कि इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये आपके माइंड में सेट रखना है, ठीक है भाई साहब। क्या ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये आपको क्लियर कट अपने माइंड में एक अच्छे से तरीके से दिमाग में सेट रखना है। नाटकीय एकल कथन, देखो ये एक बीच में एक क्या, एक थिएटर में एक एक्टर थे, उनसे भी मिले थे। उनसे मिलने के बाद इन्होंने क्या पूरा अपना करियर नाटकों की तरफ मोड़ दिया। ये क्या परफॉर्मेंस के लिए, ड्रामा के लिए, स्टेज के लिए नाटक लिखते थे, तो या कुछ अपनी पोइम्स लिखते थे जिनसे वो वहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो वो क्या है, सिंगल कैरेक्टर की तरफ से परफॉर्म करते थे, मतलब अकेला बोलेगा दूसरा सुनेगा, तो इस तरह की कुछ चीज़ें लिखते थे। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, ड्रामेटिक यानी नाटकीय रूप से, मोनोलॉग यानी एकल कथन, यानी व्हेन वन स्पीक्स टू अनदर कैरेक्टर एंड डज नॉट अलाउ हिम टू स्पीक और रिस्पॉन्स, उसको कोई रिस्पॉन्स देने के लिए कहे नहीं, अलाउ नहीं करे, मतलब उसको जवाब मांगे नहीं और खुद बोलता जाए, दैट्स कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये इसका जो सबसे पहले ये 1842 में प्रकाशित हुआ था, ब्राउनिंग की जो पहला पोएटिक संकलन था ड्रामेटिक लिरिक्स, उसके अंदर। फिर उसके दोबारा बाद इसको पब्लिश कराया गया, रीपब्लिश कराया गया, और ड्रामेटिक रोमांसेज एंड लिरिक्स के अंदर ये पब्लिश हुआ था 1863 में, 1863 में। किसके बाद हुआ था ये, लुक्रेजिया डी मेडिसी, जो इनकी पहली वाइफ थी, फ्लोरेंस से थी, है ना, कॉसिमो फर्स्ट डी मेडिसी की जो बेटी थी, और उसकी जो मृत्यु है वो हो गई थी 16-17 साल की उम्र में। तो अब क्यों मृत्यु हुई, लोग सस्पेंस करते हैं उस पर, हो सकता है कि ड्यूक ने इसको क्या जहर वहर दे दिया, तो है मामला थोड़ा ड्यूक का। ड्यूक थोड़ा सा क्या है, रोमांटिक टाइप का आदमी है, और 3 इसकी जो शादियां हो चुकी हैं, और थोड़ा क्रूल भी है, बहुत निर्दयी टाइप का आदमी है। इसने क्या है, पैसे की लोभी है, मतलब ग्रीडी टाइप का आदमी है, और इसने क्या पैसे के लिए पहले की 2 वाइफ्स तो क्या पता नहीं क्या किया, और फिर जो तीसरी शादी और कर ली इसने। तो देखिए ड्यूक कहाँ के हैं, एल्फोंसो सेकंड इनका नाम है, ड्यूक ऑफ फेरेरा, इटली के हैं। आगे देखिए, इसकी अगर हम बात करें कि पोइम जो है कंपोज हुई है 28 राइमिंग कपलेट्स के अंदर, 28 राइमिंग कपलेट्स हैं इसके अंदर, याद रखना।
जो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आयम्बिक पेंटामीटर ध्यान रखिएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। इट वॉज रिपब्लिश्ड, इसे पब्लिश किया गया, ये वापस ये तो हो गया। कॉमन थीम इज, कॉमन थीम क्या है इसकी? क्रूअल्टी एंड प्राइड, प्राइड ऑफ द ड्यूक। ड्यूक का जो क्रूअल्टी और प्राइड है वो उसकी कॉमन सी थीम है, ठीक है ना। और द पोइम जो है वो प्रिसीडेड है बाय द एपिग्राफ, एक एपिग्राफ भी इस पे लगा हुआ है, फेरेरा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोइम जो शुरू होती है तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना एपिग्राफ है इसका, फेरेरा लिखा हुआ है, क्योंकि इटली के फेरेरा सिटी में, यहाँ पर ये फेरेरा जो इलाका है उसके अंदर ये एक प्लेस है, उसके अंदर ये क्या है, उसका एक्सीडेंट है, उसका इंसिडेंट है ये। चलो यहाँ पर आप चलते हैं, अपन स्पीकर के बारे में चलते हैं। स्पीकर कौन है? ये आपको सामने इतना बड़ा खतरनाक व्यक्तित्व दिख रहा है, ये कौन है? ये है ड्यूक ऑफ फेरेरा, इसको कहते हैं ड्यूक ऑफ फेरेरा है। ड्यूक ऑफ फेरेरा, ये फेरेरा के ड्यूक हैं, इनका नाम है अल्फोंसो सेकंड। क्या नाम है साहब? अल्फोंसो सेकंड। और ये जो बगल में आपको तीन रानियां दिख रही हैं, प्यारी प्यारी सी, छोटी छोटी सी, ये सब रानियां हैं, और इनने, ये सारी की सारी डचेज हैं, ठीक है ना। कहाँ से हैं ये समझ लीजिए। एक तो ल्यूक्रेजिया थी जिसकी मर्डर हो चुका है, और उसके मर्डर के बाद उसकी तस्वीर को दिखा करके ड्यूक कहता है देख ये स्माइल कर रही है, नहीं। और इसके बाद दूसरी है बारबरा, और तीसरी जो है आपके सामने है, उसने तीसरी जो है मार्गरेटा है ना, मार्गरेटा है। और यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। अब देखो 1558 में शादी की थी साहब ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी से। कब की थी? 1558 में। और मरवा कब दी इसको, मर्डर कब करवा दिया? 1561 में, 1561 में इसका मर्डर करवा दिया। और 1563 में, यानी कि 1563 के अंदर इसकी क्या है, 1863 के अंदर, ध्यान रखना आप, 1863 के अंदर आप ये क्या छपी थी आपकी, ड्रामेटिक रोमांसेस के अंदर ये वापस छपी थी, थोड़ा ध्यान रखना। 1558 से 1561 तक इनका मैरिड लाइफ रहा, ठीक है ना। इसकी जो पहली वाइफ थी ये ल्यूक्रेजिया डी कॉसिमो डी मेडिसी की, ये देखना, ये कॉसिमो डी मेडिसी उसके पापा का नाम है, ये ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी, ठीक है ना। आगे देखो, ये 1565 में साहब, 61 तो मरे हुए हुई, 4 साल बाद ही साहब बारबरा की इससे शादी हो गई। बारबरा क्या है? काउंट ऑफ टायरोल की सिस्टर है, फर्डिनेंड फर्स्ट की बेटी। और जो ये है, ये कहाँ से हैं? ये साहब आपके ऑस्ट्रिया से हैं। किससे आई है? ऑस्ट्रिया से। तो देखो इसने शादी की है, सेकंड वाइफ इनकी बारबरा है, ऑस्ट्रिया से है, ठीक है ना। और अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल बाद, अब ये देखो इसके बाद में दोबारा 1570 जो 1579 के अंदर, 1579 के अंदर उसने शादी की है तीसरी पत्नी से, और उसका नाम है मार्गरेटा क्या गोंजागा, ठीक है ना। ये इनका नाम है साहब। तो अब इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपन के लिए, ल्यूक्रेजिया इंपॉर्टेंट है और बारबरा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है साहब, पहली पत्नी मर चुकी है, शादी का प्रपोजल आता है। अब शादी का प्रपोजल लेकर के कौन आया था? काउंट ऑफ टायरोल यानी भाई ने एक मैसेंजर भेजा था एनवॉय के, उसका नाम था निकोलस मार्ड्रियस, उसको भेजा था। अब इटालियन नाम है तो ऐसे ही होंगे, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन नाम है वे तो ऑस्ट्रियन नाम है वो, है ना, ऑस्ट्रियन नाम है, तो ऐसे ही नाम था निकोलस मॉड्रियस। अब ये आए थे साहब निकोलस मॉड्रियस, और वो कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ आपको राजकुमारी का प्रपोजल लेके आया हूँ, आप शादी कर लो। तो ड्यूक ऑफ फेरेरा किस तरीके का रिएक्शन देते हैं वो देखेंगे आप। इससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार और छोटी चीज़ें समझ लेते हैं कि ऑडियंस यहाँ पर आपकी जो है नॉर्मल क्या है, ऑडियंस के अंदर लोग नहीं है ज़्यादा, इसके अंदर सिर्फ ऑडियंस में कौन है? निकोलस मार्ड्रियस है जो इन्वॉय है, मैसेंजर है, ये काउंट ऑफ टायरोल के मैसेंजर है। भाई को ज़्यादा चिंता थी पापा से ज़्यादा। ल्यूक्रेजिया जो है वो फ्लोरेंस में जन्मी थी 14 फरवरी 1545 को, और पांचवा जो एंड द 5th चाइल्ड एंड द 3rd डॉटर ऑफ कॉसिमो फर्स्ट डी मेडिसी, ये 5वीं बच्ची थी। और पांच बच्चे थे इनके, उनमें से तीसरे नंबर की बेटी थी ये। ऐसे ही जो बारबरा थी ना, बारबरा 11वें नंबर के 11 बच्चे थे उसके, फर्डिनेंड फर्स्ट के, उनमें से 8वें नंबर की बेटी है बारबरा, लेकिन ये आएगा नहीं आपसे। फ्रा पेंडोल्फ यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है, ये एक बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक पेंटर हैं जिन्होंने किसका पेंटिंग की थी? इसने ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी का पेंटिंग बनाया हुआ है, और ये इसको खास तौर से जिक्र करता है, काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है, फिक्शिशियस है, इसको जिक्र करते हैं कौन? हमारे ड्यूक, ठीक है ना। अब पॉइंट थोड़ी लंबी है, चलो पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये डचेज है, आपको सामने दिख रही होगी,
डचेज है, तो इसकी पोइम को थोड़ा सा पढ़ेंगे एक बढ़िया तरीके से। देखिए, दैट इज माई लास्ट डचेज। क्या कह रहा है ये जो सामने दिख रहा है ना, पर्दा हटाता है, एक पिक्चर के ऊपर पर्दा लगा हुआ है और पर्दा हटाते हुए कहता है कि अब एनवॉय निकोलस जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरी लास्ट डचेज है भाई साहब, ये मेरी पिछली पत्नी है, ये मेरी पिछली पत्नी है, पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी ये पेंटिंग जो दीवार पर टंगी पड़ी है, नहीं, इसकी जो दीवार पर ये जो पेंटिंग टंगी पड़ी है ना, ये तुम और कोई मत समझो, ये मेरी ही वाइफ है और ये पिछली वाइफ है। और सेकंड लाइन क्या कहती है, लुकिंग एज इफ। अब इसके जो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि इसके जो कपलेट्स हैं, इसके दोहे हैं ये, और ये कपलेट्स के अंदर क्या है, पूरे कपलेट नहीं है। अब कपलेट में क्या है, लास्ट में राइम स्कीम सेट करने के लिए इसने कपलेट को अधूरा छोड़ दिया। ये आप है ना, ये आपको एंजॉयमेंट कह सकते हैं, आप इसको अधूरा छोड़ दिया, आई कॉल को पूरा किया जाएगा अगली लाइन से। तो आप इस तरह से क्या है, कपलेट को पेयर में ही पढ़ नहीं सकते, इसके अंदर ऐसा नहीं कि 2 लाइन पढ़ ली पूरी फिर फुल स्टॉप आ गया, इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं जो रिमेनिंग रह गई है। वो कह रहा देखो ये मेरी ये मेरी पिछली पत्नी है जो कि दीवार पर पेंटेड है और ऐसे लग रही है, देखो इसकी शक्ल देखो कैसे लग रही है, फोटो देखो कैसे बनाई है, कितनी गजब पेंटिंग है, ऐसा लग रहा है मानो वो जिंदी हो, है ना, ऐसा लग रहा है ना, एज इफ शी वर अलाइव, इतना लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जिंदी है। आई कॉल, मैं पता है क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये पिक्चर जब भी देखता हूँ ना मैं, तो मेरे मन से एक ही बात निकलती है, क्या निकलती है, दैट पीस ऑफ बॉन्डर। ये पिक्चर वास्तव में जिसने बनाई है ना, वो एक आश्चर्य का ही पीस है, एक बहुत ही अचरज भरी चीजें हैं, पीस ऑफ बॉन्डर। अब ये पीस ऑफ बॉन्डर किसे कहता है, मेटाफर है। पीस ऑफ वंडर कहता है, वंडर कहता है इस पिक्चर को, इस तस्वीर को, जो किसकी है, जो लुक्रेजिया डी मेडिसी की है। नाउ अब फ्रा पेंडोल्स हैंड्स, अब जो है ये बनी किससे है, फ्रा पेंडोल्फ के हाथ से बनी हुई है। किसने बनाई है साहब, फ्रा पेंडोल्फ के हाथ से बनी हुई है। वर्कड बिजली अ डे, उसने बहुत व्यस्त रह करके एक दिन काम किया, 1 डे। अब अ डे, अब ये आपसे पूछा जा सकता है, बताओ फ्रा पेंडोल्फ ने कितने दिनों में वो पेंटिंग बनाई, तो 1 दिन में बनाई साहब, 1 दिन का काम है। फ्रा पेंडोल्फ जो है ये भी एक मेटाफर है। फ्रा पेंडोल्फ मेटाफर क्यों है, क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ का मतलब है यहाँ पर एक बहुत ही रिलीजियस पर्सन, क्योंकि ये पादरी टाइप के हैं और एक बहुत ही धार्मिक इंसान है जिसकी नजरें और मन दोनों सही होते हैं। मतलब आजकल के जो भौतिक इंसान होते हैं उनके नज़रों में कुछ होता है, मन में कुछ होता है, जबकि फ्रा पेंडोल्फ के दिमाग में और मन में ऐसा कुछ नहीं था, धार्मिक टाइप के इंसान थे। तो देखो उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है 1 दिन में, एंड देयर शी स्टैंड्स, और देखो उसकी कलाकारी का नमूना देखो, आज कितनी गजब की पेंटिंग बनाई है, वो यहाँ पर खड़ी पड़ी है, देखो कितनी अच्छे से खड़ी हुई है ना। विल इट प्लीज यू, क्या तुम, अब वो उससे कह रहा है, काफ़ी देर होगी भैया बैठे बैठे, खड़ो होने, खड़ो, मतलब अब वो दूध को बोलने तो दे नहीं रहा कुछ, और अब उसकी बेइज्जती भी कर रहा है और कह रहा है खड़ा हो, क्या खड़े हो जाओगे, और चलो देखो देखो खड़े होकर देखो, तब ज़्यादा आराम कर लिया तुमने, खड़े हो, देख क्या देख मेरी अरे मेरी वाइफ की पेंटिंग नहीं देखेगा भाई, लुक एट हर, देख उसकी ओर, है ना, देख कैसी लग रही है, बता कैसी लग रही है। तू कुछ नहीं बता सकता, मुझे मालूम है, क्योंकि केवल मैं ही बता सकता हूँ इसको, भाई साहब मेरी पत्नी, इसलिए मैं ही बता सकता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है ये, समझ रहा है मेरी बात को, मेरी पत्नी कोई ऐसी वैसी पत्नी नहीं थी, फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है उसको, ठीक है ना, यानी कि एक बहुत ही होली आदमी ने बनाई है, एक पवित्र आदमी ने बनाई है। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू, और जो ये फ्रा पेंडोल्फ ने जो कलाकृति बनाई है ना, उसको तो जैसा जो स्ट्रेंजर है ना कभी पढ़ नहीं सकता। इसके जो चेहरे पर जो रुरानी है, इसके चेहरे पर जो रोमानियत है, उसको तू जैसा यार एनवॉय कैसे पढ़ सकता है यार, तुझ जैसा एनवॉय पढ़ ही नहीं सकता, देखिए ना, तुम जैसा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता। द पिक्चर्ड काउंटिनेंस, ये पिक्चर्ड यानी चित्रित, काउंटिनेंस यानी चेहरे को, अरे चेहरे पर जो भाव भंगिमाएं हैं, इसके चेहरे पर जो काउंटिनेंस होता फेस, इसके मुखमंडल पर जो एक्सप्रेशंस हैं, उन एक्सप्रेशंस को जो पिक्चर्ड किया गया है किसके द्वारा, फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा, उनको तुझ जैसा स्ट्रेंजर कभी नहीं पढ़ सकता। द डेप्थ एंड द पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लैंस, देखिए इस पिक्चर की, आप देखिए पिक्चर की, आप उत्सुकता से अगर आप देखोगे इस पिक्चर को, आप उत्सुकता से इस पिक्चर को देखोगे तो इसके अंदर गहराई मिलेगी आपको, इमोशंस मिलेंगे आपको, इसके अंदर पैशन मिलेगा इसके अंदर। अरे यार तेरे अंदर ऐसे लुक कहाँ हैं, तेरी नजरें कहाँ हैं ऐसी, बट लेकिन टू माई सेल्फ दे टर्न, लेकिन भाई साहब तू देख एक बार, नजरें ऐसी लगेंगी जैसे मुस्कुरा रही है, लेकिन जब मेरे लिए ये पता नहीं क्यों बदल जाती थी, दूसरे को देखती मुस्कुराती और मुझे देखती पता नहीं चेंज हो जाते थे इमोशंस। आगे देखो, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, पता है लेकिन फिर भी देखो मेरी स्थिति कितनी खराब है,
केवल मैं ही हूं जो इस कर्टेन को क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं है जो इस तस्वीर से पर्दे को हटा दे, सिर्फ मैं ही हूं जो क्या कर सकता हूं, इस तस्वीर से इस पर्दे को हटा सकता हूं। सिंस नो वन पुट्स बाय द कर्टेन, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस पर्दे को हटा सके। आई हैव ड्रॉन फॉर यू, जो मैंने तुम्हारे लिए हटाया। और मैं ऐसे ही वैसे ही नहीं हटा लेता हर किसी के लिए, मेरी पत्नी के पिक्चर पे से क्या पर्दे को ऐसे ही नहीं हटा लेता। भाई साहब विशेष आदमी हो तुम, इसलिए हटा दिया मैंने पर्दा। आगे देखो, बट आई, लेकिन मैंने हटाया है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, है ना, इफ दे डस्ट हाउ सच ए ग्लैंस कम देयर। और कई मतलब मुझे मालूम है कि जो भी कोई व्यक्ति इस तस्वीर को देखेगा वो मुझे ऐसा लगेगा मानो कि वो पूछने वाले हैं मेरे से, वो ये पूछेंगे, पक्का पूछेंगे मुझसे। क्या पूछेंगे? इफ दे डस्ट, अगर उनके अंदर हिम्मत हुई तो। क्योंकि भाई साहब मुझसे पूछने के लिए हिम्मत चाहिए, ऐसा थोड़ी पूछ लेगा मेरे से कोई कि तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट कैसी, ऐसे कैसे पूछ लेगा मेरे से, है ना। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, बताओ ऐसा ग्लांस, ऐसा रोरानी, ऐसी रुमानियत कैसे आई तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर, ऐसा कैसे पूछ सकता है। नॉट द फर्स्ट, लेकिन भाई साहब तुम पहले नहीं हो, तुम पहले नहीं हो जो टू टर्न एंड आस्क दस, तुम पहले नहीं हो जो घूम करके मुझसे ये बात पूछने वाले हो। अभी तक एनवॉय ने कुछ नहीं पूछा है, मैसेंजर ने कुछ नहीं पूछा, भाई साहब खुद ही आगे से जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने भी ये तस्वीर देखी है ना, उस वो अगर हिम्मत हुई तो वो एक ही सवाल पूछना चाहता, पता है क्या, कि यार ये चेहरे पर जो तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर जो रूहानियत है या जो इतना ग्लो है, वो ग्लो आया कैसे, इतनी चमक, प्रकृति का स्पर्श? नहीं, प्रकृति का स्पर्श नहीं था भाई साहब, किसी और कारण से उसके चेहरे पर ये स्माइल आती थी, है ना। अब तुम भी है ना मेरी तरफ घूमोगे और पूछना चाहोगे ना क्या कि ये कैसा हुआ, तो इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस। भाई मैं बता दूं, ये महिला मुस्कुरा तो रही है, इसके चेहरे पर ग्लो तो है, लेकिन ज़्यादातर दुनिया की महिलाओं के चेहरे पर ग्लो क्यों आता है, उनका पति उनके सामने होता है तब। लेकिन मेरी पत्नी मेरी उपस्थिति से नहीं ग्लो कर रही है भैया, मामला कुछ और है ना। कॉल दैट स्पॉय, यानी कि मेरी उपस्थिति से उसके चेहरे पर ये स्पॉट नहीं आए हैं, उसके चेहरे पर ये चमक नहीं आई है, बल्कि ऑफ जॉय इनटू द डचेज चीक, जो डचेज के जो गाल है ना वो उस इसलिए स्पॉट आए, इतनी मुस्कुरा रही है, इसलिए मुस्कुरा रही है कि शायद मुझे लगता है कि फ्रा पेंडोल्फ को मौका मिल गया होगा, चांस मिल गया होगा ये कहने का। क्या फ्रा पेंडोल्फ ने क्या मौके से कह दिया होगा? दो बातें कही फ्रा पेंडोल्फ ने, याद रखना, फ्रा पेंडोल्फ ने दो बातें कही कि उसका जो मेंटल लैप है, मेंटल लैप होता है जो कलाई पर जो कपड़ा आ रहा है, लैप जो मेंटल लैप होंगे, उसकी जो गाउन, उसका जो गाउन है ओवर अ लेडीज रिस्ट, उसकी जो वाइफ, लेडी मतलब ये माई किसके लिए आया है? ड्यूक के लिए आया है कि मेरी जो वाइफ है, मतलब जो लुक्रेजिया है, उसकी कलाई पर बहुत ज़्यादा आ रहा था। मतलब जब फ्रा पेंडोल्फ पेंटिंग बना रहा होगा ना, तो लुक्रेजिया से उसने ये कह दिया होगा कि देवी जी आपका जो कपड़ा है ना, आपकी कलाई पर ज़्यादा आ रहा है ना, थोड़ा सा पेंटिंग नहीं बना पा रहा हूँ, उसको सरका लो, बस इतना सा कह दिया होगा। बस बाबू तो इतनी सी बात चाहिए, मुस्कुरा दे खट्ट से। देखो आगे, और दूसरी एक और बात कही कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मैं पेंट करूँ, पेंट मस्ट नेवर हो। देखो ये यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण है, और वो कह रहा है पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण, कि रंग कभी उम्मीद नहीं कर सकता, कि ऐसा कोई रंग नहीं बना इस दुनिया में जो ये उम्मीद कर ले कि टू रिप्रोड्यूस, कि वो उत्पन्न कर दे द फेंट, उस हल्के कलर को, उस चमकीले कलर को, हाफ ब्लश्ड, जो आधा चमक रहा है, दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, उसके गले के पास, उसके गले पर जो चमक आ रही है ना, रूरानी आ रही है, जो गोरापन है, उसके चेहरे की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को ऐसा कोई रंग नहीं बना जो प्रोड्यूस कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसी सुंदरता दोबारा बना सके, इतना सा कह दिया होगा। बस दो बात कही होगी फ्रा पेंडोल्फ ने, तो एक ने तो यूँ कही मैडम तुम्हारी कलाई पर ये जो कपड़ा है ज़्यादा आ रहा है इसको हटा दीजिए, और दूसरी बात ये कही होगी कि मैडम ऐसा कोई रंग ही नहीं बना जो तुम्हारे गले की खूबसूरती को उकेर सके, इतने एक सी कह दी होगी भैंस। वो तो मुस्कुरा गई, 2 मिनट लगाई। आगे देखो, सच स्टफ, इतनी सी ही बातें, सच स्टफ मानी इतनी सी मटेरियल, इतनी सी बातें, इतना सा कॉन्वर्सेशन, इतनी सी पॉइंट्स, इतने से हिंट्स, कुछ भी कह सकते हो। वॉज कर्टेसी, है ना, सच स्टफ वॉज कर्टेसी शी थॉट एंड कॉज इनफ। तो देखो वॉज कर्टेसी, बस ये जो ऐसा स्टफ था, ऐसा मटेरियल था ना, उसको तो वो शिष्टाचार मान लेती थी। बताओ, है मैं तो जब उसके सामने आता था तो मेरे लिए तो कोई मुस्कुराहट नहीं, वही समान मुस्कुराहट जो सबके लिए मुस्कुराए वही मेरे लिए मुस्कुराए, ऐसा नहीं।
पत्नी की मुस्कुराहट पति के लिए अलग होनी चाहिए और दूसरों के लिए अलग होनी चाहिए, है। तो ये वो कह रहा है कि वॉज कर्टेसी, ये उसकी मुस्कुराहट मतलब ये ऐसे शिष्टाचार मान लेती थी। शी थॉट, वो ये सोचती थी कि इतनी सी बात को भी शिष्टाचार मान करके वो आगे इमेजिन करती थी। एंड कॉज इनफ, और ये उसके लिए पर्याप्त होती थी। फॉर कॉलिंग अप, कॉलिंग अप यानी होता है इन्वाइट करने के लिए। क्या इन्वाइट हो जाता था साहब, क्या इन्वाइट हो जाता था? स्पॉट ऑफ जॉय, बस हंसी आ जाती थी चेहरे, बस मुझे यही पसंद नहीं था, दूसरे के लिए मुस्कुराए मुझे कतई पसंद नहीं है। शी हैड अ हार्ट, मतलब ड्यूक है ना थोड़ा सुनील दत्त, वो सुनील शेट्टी जैसा लगता है, जैसे फिल्मों में सुनील शेट्टी होता है ना, ऐसे ऐसा लगता है ड्यूक, थोड़ा सा क्रेजी टाइप का। ए हार्ट, अरे उसका मन तो देखो, उसके अंदर एक मन था, हार्ट था। हार्ट तो सबके अंदर होता है, कौन के नहीं अंदर होता? अरे हृदय नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? लेकिन शी हैड ए हार्ट, उसके अंदर शिष्टाचार था, वो मतलब सबके लिए विनम्र रहती थी। हाउ शैल आई से, मैं कैसे कहूँ यार तुमसे, कैसे कहूँ? टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी। टू इजिली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही आसानी से किसी से भी इम्प्रेस्ड हो जाती थी, जचा जो ही इम्प्रेस कर लो उसको। शी लाइक्ड, वो हर चीज को पसंद करती थी। वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जो भी वो देखती थी, जिस किसी को भी वो देखती थी, जिस किसी को वो देखती थी वो क्या करती थी? इंप्रेस हो जाती थी, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती। एंड हर लुक्स, और उसका जो लुक्स था ना, वेंट एवरीवेयर, उसकी नजरें हर जगह जाती थी। अब बताओ, उसकी नजरें भी सब जगह जाती थी, और जिस चीज को देखती भाई सो राजी हो जाती, और उसी से इंप्रेस्ड हो जाती। आगे देखो, सर इट वॉज ऑल वन, पता है ये सब, इतनी सारी चीज एक तरफ और मेरी एक चीज एक तरफ। इट वॉज ऑल वन, ये सब एक तरफ और मेरी एक चीज एक तरफ। माई फेवर, मैंने भाई साहब अपने जो मेरी जो परिवार की जो रेपुटेशन थी, कितने कितने सालों की रेपुटेशन थी, वो बिल्कुल 900 ईयर्स की होगी शायद, 900 ईयर्स की, कह रहा 900 सालों की। देखो आगे आएगा कहीं पर, देखो यहाँ पर आएगा आगे, देखो ये देखो, ये 900 ईयर्स, 900 वर्षों की जो मेरी रेपुटेशन थी भाई साहब। यानी कि मैंने एक बढ़िया सा गिफ्ट दे रखा था मेरी पत्नी को। क्या दे रखा था? उसके सीने पर, उसके सीने पर, उसके यहाँ पर चेस्ट पर क्या था? एक क्या था? ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट्स, मतलब मैंने माई फेवर एट हर वीस्ट, मतलब मैंने उसको एक 9 लाख का हार दे रखा था, है ना। मेरे परिवार में जो 900 सालों से जो चलती आ रही है ना, वो मैंने रेपुटेशन उसको दे रखी थी। अब उस सब पर मुस्कुराएगी तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। अब किस पे मुस्कुराती थी वो? चाहे सनसेट हो, ड्रॉपिंग ऑफ डे लाइट मतलब दिन के उजाले का ड्रॉप हो जाना, मतलब सनसेट, चाहे वो सनसेट हो इन द बेस्ट पश्चिम में, या फिर बाउज, बाउज होती है शाखा, चाहे चेरी की शाखा को, चेरी के जो पेड़ होते हैं उनकी शाखा को कोई भी ऑफिशियस फूल, मतलब नौकर, हमारा जो कोई भी नौकर था, गुलाम था, सर्वेंट था, अगर वो चेरी की शाखा को तोड़ करके उसको दे देता, वो वहां से खुश हो जाती, कहने का मतलब। और सूरज के जो क्षितिज पर छुपने टाइम पर भी वो खुश हो जाती। ब्रॉक इन द ऑर्कर्ड, और अगर वो कोई नौकर उसको ब्रॉक तोड़ करके लाता, ऑर्कर्ड यानी बगीचे से, फोरर उसके लिए, तो वो उस अगर कोई बगीचे से ला करके उसको क्या दे देता? एक चेरी की एक शाखा भी दे देता तो खुश हो जाती। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, और वो सफेद खच्चर पर बैठ करके, म्यूल होता है, व्हाइट म्यूल होता है सफेद खच्चर, और वो सफेद खच्चर पर बैठ करके, सफेद खच्चर पर बैठ करके जब वो सवारी करती थी, कहां पर? टेरेस के ऊपर, छत पर, तब भी वो राजी हो जाती, खुश हो जाती। ऑल एंड ईच, हर सभी के लिए भाई साहब, वो ड्रॉन फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और सभी के लिए वो सभी चीजें मिलकर के ड्रॉ मानी निकाल पाती थी, निकाल लेती थी उससे। क्या निकाल लेती? एक जैसा ही, अप्रूविंग यानी अनुमोदित कर देने वाला, प्रशंसनीय, सराहनीय, अब क्या स्पीच, सभी के लिए वो थैंक यू बोल देती। मेरा माइंड खराब हो जाता। अरे यार, एक तरफ मैं हूँ जो 900 सालों का तुम्हें आधिपत्य दे चुका हूँ, अरे तुम्हारे जो गर्दन है उस पर 9 लाख का हार दे चुका हूँ, मेरे लिए भी समान थैंक यू है। और जो कोई नौकर अगर चेरी के पेड़ पे से एक शाखा लेकर के आ रहा है और वो तुम्हें एक शाखा दे दे कि मैडम आपके लिए ब्रांच, तो उस पर भी वही सेम हंसी और वही सेम थैंक यू। और टेरेस पर कोई तुम्हें खच्चर पे घुमा दे तो भी थैंक यू, और तो सबके लिए एक थैंक यू। भैया ये तो गड़बड़ है, नहीं ऐसे थैंक यू नहीं चलेगा भाई। मेरे पति के लिए अलग थैंक यू होना चाहिए और दूसरों के लिए अलग थैंक यू होना चाहिए, लेकिन सबके लिए अप्रूविंग स्पीच एक जैसा था। अब कैसे पार पड़े? मुंह पे नहीं हो सहन भाई साहब, देखो। और ब्लश, और सबके लिए सेम मुस्कुराहट, एक जैसी मुस्कुराहट। चलो थैंक यू बोला चल दिया, लेकिन मुस्कुराहट और संग संग में तो ये तो भाई साहब बिल्कुल नहीं चलती। एटलीस्ट कम से कम शी थैंक्ड मैन गुड बट थैंक्ड, वो ठीक है,
ठीक है, वो धन्यवाद देती थी सबको, धन्यवाद, अच्छी बात है, धन्यवाद देना चाहिए। सी थैंक्ड मैन, वो उन लोगों को धन्यवाद देती थी, गुड, अच्छी बात है। लेकिन बट थैंक्ड समहाउ, आई नो नॉट हाउ, बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन उसका जो धन्यवाद था ना, धन्यवाद जो जिस तरीके का होता था ना, आई नो, मैं जानता हूं, नॉट हाउ, ऐसा धन्यवाद वो मुझे, मतलब विशेष धन्यवाद नहीं देती थी, उतना ही धन्यवाद मुझे देती थी। अब यार नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एज इफ शी रैंक्ड माई गिफ्ट्स, ऐसा लगता था उसके धन्यवाद को सुन करके, जैसे मैंने एक गिफ्ट दिया कि लो भाग्यवान, आपके लिए मैं 9 लाख का हार लेके आया हूं, मेरा गिफ्ट लेकर के भी थैंक यू। किसी ने एक चेरी तोड़ करके दे दी, थैंक यू। तो यार मेरे थैंक यू में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं था, ऐसा लगा उसको देख करके मानो कि मेरा गिफ्ट जो है, जो 900 ईयर्स ओल्ड नेम का है, 900 साल पुराना मेरा नाम चल रहा है, वैसा मैं ड्यूक ऑफ फेरेरा हूं, मेरा न जो 900 अल्फोंसो सेकंड हूं मैं, विद एनीबडीज गिफ्ट। मेरी कंपैरिजन, मेरे गिफ्ट की कंपैरिजन वो सामान्य गिफ्ट से कर रही है, ये तो नहीं चलेगा। यहां पर 900 ईयर्स ओल्ड नेम जो है, ये भी यहां पर मेटाफर है, और यहां पर ये हाइपरबोली भी हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति का नाम 900 सालों तक चल ही नहीं सकता, 900 साल का इंसान ही नहीं होता, नाम कहां से चलेगा। आगे देखो, हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। अब बता, एक बार बता, विद एनीबडीज गिफ्ट वो कंपेयर कर दी। अब यहां पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो झुकेगा, ऐसा कौन व्यक्ति जो झुकेगा टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ, और वो आरोप लगाएगा इस प्रकार की ट्रिफलिंग पर। ट्रिफलिंग होता है छोटी मोटी हरकतों पर। ऐसा कोई व्यक्ति इन छोटी मोटी हरकतों पर ध्यान देगा? नहीं, लेकिन मैं देता था भाई साहब। एक बार बताओ, वो क्या कह रहा है दूध से, वो कह रहा है पता है ऐसा कौन है भाई जो झुक करके ऐसी हरकतों को निहारेगा? कोई नहीं निहारेगा तेरे, लेकिन मैं निहारता हूं, मैं निहारता हूं। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच विच आई हैव नॉट। हो सकता है तुम्हारे अंदर बोलने का, मतलब तुम बोल करके सामने वाले को रिझा सकते हो, तुम बोल करके मना सकते हो, तुम्हारे अंदर स्किल हो सकता है, किसका? बोलने का। मेरे अंदर इतना स्किल नहीं है भाई साहब, विच आई हैव नॉट, मेरे अंदर नहीं है। हो सकता है मान लो तुमसे कोई व्यक्ति कुछ गलत कह दे, तो तुम उससे बातों के माध्यम से सही कहलवा सकते हो सकता है तुम्हारे अंदर स्पीच एबिलिटी हो, मेरे अंदर नहीं है भाई साहब, मुंह पे सहन नहीं हुआ। हाँ, टू मेक यूर विल क्वाइट क्लियर, जिससे कि तुम अपनी इच्छा को बिल्कुल स्पष्ट जाहिर कर दो। टू सच एंड वन, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए यहां पर कहना चाह रहा अपनी डचेज के लिए। मतलब डचेज जब ऐसा करती थी तो मुझ पर सहन तो होता नहीं था, लेकिन मेरे पास है ना बोलने की क्षमता नहीं थी। मैं बोल तो सकता नहीं, बस सुन लेता, है ना। अकबर जोधा वाला हाल हो गया। तो जैसे जोधाबाई कुछ भी करती तो अकबर बेचारा चुपचाप रह जाता, क्योंकि वो इंडियन हिंदू कल्चर के हिसाब से करती और वो यहाँ पर मुस्लिम कल्चर का था। तो कुल मिलाकर के ठीक ऐसे ही जब डचे जिस तरह की एक्टिविटीज़ करती थी तो वो उस पर बोला तो जाता नहीं था, बस वो चुप रह करके उन एक्टिविटीज़ को सुनता था। एंड से, और मैं ये कह सकूं, मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, मैं कह सकूं इतनी क्षमता वाला आदमी जो अब तक बोले ही जा रहा है और एनवॉय को बोलने नहीं दे रहा, क्या वो डचेज को चुप रहने देता हो या बोलने देता होगा? नहीं। जस्ट दिस और दैट, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं कह दूं कि भाग्यवान तुम्हारी ये हरकत, तुम्हारी वो हरकत, इन यू जो तुम्हारे अंदर है वो मुझे डिस्कस करती है। मैं ये कह नहीं पाता था। पति पत्नियों में लड़ाई के मूल कारण क्या है? यही है कि वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। वही वो सुन लेता है, वो सुना देती है, कभी कभी वो सुन लेती है, वो सुना देता है। तो अगर ऐसा हो जाए, सुन ले सुनाने का काम हो जाए, तो भाई साहब लड़ाई झगड़े कभी हो ही नहीं, तलाक तक नौबत ही नहीं जाए। लेकिन यहाँ पर तलाक नहीं, मर्डर करवा दिया। किसने? ड्यूक ऑफ फेरेरा ने। और एक मामला क्या था भाई साहब, वो कह नहीं पाया कि भाग्यवान तुम्हारे अंदर जो ये चीज़ है ना, सबकी तरफ मुस्कुराना, सबको धन्यवाद देना, या वो चीज़ मुझे तुम्हारे अंदर जो डिस्कस्ट करती है, परेशान करती है। हेयर यू मिस, यहां पर यू मिस, और देयर एक्सीड द मार्क, एज इफ, मतलब यहां पर तुम गलत कर रही हो, मिस कर रही हो, और यहां पर तो तुम अपनी लिमिट ही पूरी कर रही हो। ऐसे कह सकूं मैं, मतलब यार पति हूं मैं, कह सकता था, लेकिन मेरे अंदर स्पीच एबिलिटी नहीं थी भाई साहब। मैं पति था, मैं कह सकता था कि देख भाग्यवान तू तेरी हद पार कर रही है, देख, हाँ ज्यादा नहीं। तो देखो मैं एक्सीड द मार्क, तू एक्सीड द मार्क माने होता है हद पार करना। मान जाती, ऐसी बात नहीं है, मान जाती। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो, और होता, मान लो मान जाती मेरी बात, और वो अपने आप को लेसन दे देती, मतलब वो सुधर जाती, वो न किसी को थैंक यू बोलती। कोई अगर चेरी की एक ब्रांच तोड़ करके उसको लाके देता तो नहीं एक्सेप्ट करती, म्यूल पर घूमने नहीं जाती,
हो सकता है वो सनसेट नहीं देखती, हो सकता है मेरी बातों को मान लेती वो, ठीक है ना। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर, लेकिन भाई साहब हो सकता है उसकी जो कई सारी आदतें हैं फिर भी मेरे दिमाग के हिसाब से सेट नहीं होती। कई बात होता है, कई बार पत्नियों से आप बात कह दो या कोई पति से बात कह दे तो वो हो सकता है वो आपकी बात मान ले, लेकिन फिर भी उसके एटीट्यूड, उसका रवैया आपसे सेट ना हो, अरेंज ना हो। तो कह रहा है कि भाई नॉर प्लेनली सेट हर विट्स, हो सकता है कि उसका विट जो है वो तुम्हारे विट से सेट ना हो। फोरसूथ, तुम्हें आराम ना मिले। एंड मेड एक्सक्यूज इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, और वो कुछ ऐसे एक्सक्यूज करने लगे, ऐसे बहाने बनाने लगे जो तुम्हें पूरी तरह से झुका दे, मतलब तुम झुकने लग जाओ। तो फिर क्या होगा? मैंने तो भाई साहब झुकना तो कतई सोचा ही नहीं कि मैं झुकूं। ये ड्यूक कैसे झुकेगा? ड्यूक तो झुक ही नहीं सकता। एंड आई चूज, और मैंने तो चुन लिया, नेवर टू स्टूप, कभी नहीं झुकूंगा कुछ भी हो जाए। मैं क्यों बोलूं मेरी पत्नी से, मैं क्यों कहूं कि तू थैंक यू क्यों बोलती है सबको, कि तू क्यों मुस्कुरा जाती है सबको देखकर, मुझे देख के मुस्कुराया कर बस। और सर शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, वो मुस्कुराती थी वेन एवर आई पास्ट हर। ऐसा नहीं है कि वो केवल सबको ही देख के मुस्कुरा, अरे मुझे भी देख के मुस्कुराती थी भाई साहब, गलत मत समझना, नहीं मुझे भी देख के मुस्कुराती थी, बट वो पास्ट। लेकिन ऐसा कौन था जो गुजर जाता था सेम स्माइल के बिना? मतलब जितना मुझको देखकर मुस्कुराती थी उतना ही दूसरों को देख के मुस्कुराती थी। मेरी पीड़ा यही तो थी, अरे मुझे देख के मुस्कुराना ठीक है लेकिन दूसरों को देख के तो मत मुस्कुरा, अरे मुस्कुराहट अलग होनी चाहिए। दिस ग्रीव, ये बढ़ता चला गया, अब बढ़ गया, अब हद पार हो गई। आई गेव कमांड्स, मैंने तो निर्देश दे दिए अपने सैनिकों को, कमांड दे दिए। अब देखो यहां ये 5 वर्ड की ये मिल रहा है ट्रेजेडी, और इसको रॉबिन्सन ने कहा है 5 वर्ड्स कॉमेडी। 5 वर्ड्स कॉमेडी कहा है इसे, 5 वर्ड्स, सॉरी कॉमेडी नहीं ट्रेजेडी, मैं कॉमेडी बोल रहा हूं बार बार, ये ट्रेजेडी है। 5 वर्ड्स ट्रेजेडी कहा है इसको, देखिए। और किसने कहा? रॉबिन्सन ने। फिर सारी स्माइल से एक साथ ही रुक गई, ये ले मैंने दे दी कमांड, सारी स्माइल एक साथ रुक गई। ऑल स्मॉल स्माइल स्टॉप टुगेदर, एलिट्रेशन भी है इसके अंदर, है ना, मैंने कमांड्स दे दिए। अब भाई साहब देयर शी स्टैंड्स, देख वो कहां खड़ी है। अब ज्यादा मुस्कुराने का ये नुकसान है भाई साहब, पति की तरफ ना मुस्कुराने का ये नुकसान है। अब कहां खड़ी है वो? तस्वीर में खड़ी है, जड़ी है, खड़ी नहीं है, जड़ी है। देखो ये कौन है? टायरोल है भाई साहब, ये उसका भाई है, कौन का? ये बारबरा का, जो अभी नई वाइफ आने वाली है ना उसका भाई है। एज इफ अलाइव, अब देखो कैसी लग रही है, जिंदी है। अब मुस्कुरा, अब मैं कोई को मुस्कुराने नहीं दूं जिसको, अब कोई तरफ मुस्कुरा तो सही, मैं तो पर्दा ही उसकी तरफ खोलूंगा। अब ये मेरी तरफ मुस्कुराती है, सिर्फ जब भी मैं इसकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूं पर्दा खोल देता हूं, सिर्फ मेरी तरफ मुस्कुराती है और मैं पर्दे को बंद कर देता हूं। हालांकि ये जो मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई है ये मेरे लिए नहीं आई है ये मेरे लिए नहीं आई है। ये जो आज जो पेंटिंग आई है ना, इसी पेंटिंग में ये मुस्कुरा रही है, ये भी मेरे लिए नहीं मुस्कुरा रही। अरे ये इसलिए मुस्कुरा रही है क्योंकि फ्रा पेंडोल्फ ने एक बात कह दी होगी कि मैडम तुम्हारा कपड़ा जो कहाँ आ रहा है, मेरी कलाई पे, तुम्हारी कलाई पे आ रहा है, और मैडम ये जो तुम्हारे गले का जो रंग है ना, ये ऐसा कोई रंग नहीं पैदा हुआ जो इसको रंगीन या रंग सके। विल इट प्लीज यूर आइज, अब बैठ लिए गले देर, खड़े तो हो नहीं भाई साहब, खड़े हो जाओ। अब वी विल मीट द कंपनी बिलो, चल अब नीचे चलते हैं। अब वो मतलब जहां पर गैलरी थी, आर्ट गैलरी थी, उससे नीचे ले जाता है और कहता है, फिर मैं रिपीट करूंगा, मैं रिपीट करना चाहूंगा इस बात को, द काउंट योर मास्टर्स, कि अब जो तुम्हारा मास्टर है, तुम्हारा मालिक कौन? काउंट ऑफ टायरोल, ये रे काउंट ऑफ टायरोल, ये भाई है बारबरा का, अब नई शादी करने वाला है ये, अब पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। काउंट ऑफ टायरोल है ये। तो देखो मैं रिपीट करूंगा कि जो काउंट ऑफ टायरोल है ना, योर मास्टर मास्टर इज नोन म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस होती है उदारता, जेनरोसिटी, GENERO क्या CITY, सॉरी SITY, जेनरोसिटी। तो जेनरोसिटी, तुम्हारी जो उदारता है ना, मतलब वो जो काउंट ऑफ टायरोल है, वो काउंट ऑफ टायरोल किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी उदारता के लिए। मतलब जो नए जिस जगह से संबंध आने वाला ना, मुझे पता है वो बढ़िया दहेज देंगे, है ना, उदारता के लिए जाने जाते हैं वो अच्छे से। इज एम्पल, यही पर्याप्त है, बस यही पर्याप्त है, पर्याप्त वारंट है, पर्याप्त गारंटी है, कहते हैं ना वारंटी, ये पर्याप्त वारंटी है किसकी?
वारंटी होता है वारंटी, कि नो जस्ट प्रिटेंस, कि केवल दिखावा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2-5 रुपए देके भेज दिए, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया दहेज देंगे, मुझे पता है, कि केवल दिखावा नहीं होगा। भाई साहब कई बार दहेज मांगने वालों का तरीका देखो मांगने का, हमें मालूम है आप देखो किसी चीज़ की कमी छोड़ोगे नहीं और हम कुछ मांगेंगे नहीं। हमें मालूम है आप सब जानते हो, आपको देखो आज के ज़माने की चीज़ें जितनी भी चाहिए, गाड़ी बंगला सब, लेकिन हम मांगेंगे नहीं। आप अपने हिसाब से दे दोगे, हमें पता है आप इतने सक्षम हो कि आप इन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, दे सकते हो, और लेकिन हम मांगेंगे नहीं। हम जानते हैं आप उदार हो। तो ऐसे मांग रहा है वो दहेज को। वो कह रहा है कि हम जानते हैं तुम्हारे जो मालिक है ना, काउंट ऑफ टायरोल, वो अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, पर्याप्त उदार, और ये पर्याप्त वारंटी है इस चीज़ के लिए कि ये दिखावा नहीं होगा ऑफ माइंड मेरा फॉर डाउरी, दहेज के लिए मैं दहेज के लिए कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। बिल बी डिसअलाउड, ये दहेज तो मैं कतई मना करता हूँ, देख दहेज तो मैं बिल्कुल नहीं, ऐसे कहते हैं दहेज तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, फिर भी तुम्हारी मर्जी जो दे दो हालांकि इज फेयर डॉटर, बस मुझे तो उसकी बस सुंदर सुंदर सी डॉटर दे दे बस, है ना, फर्डिनेंड फर्स्ट है, वो अपनी बेटी दे दे बस, मोग नहीं चाहिए। एज आई अबाउट, है ना, आज अबाउट, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ स्टार्टिंग में, अबाउट यानी होता है स्पॉक, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ स्टार्टिंग में, क्या कह चुका हूँ, इज माई ऑब्जेक्ट, बस मेरा ऑब्जेक्ट तो वही है, मेरी वस्तु तो वही है, बस बेटी दे दे, बाकी की देख दहेज तो मैं मांग नहीं रहा हूँ, बाकी उदारता उनकी मैं जानता हूँ, वो का पर्याप्त वारंटी है, कमी छोड़ेंगे नहीं। अब वो आगे से कह रहा है उसको बोलने नहीं दे रहा है, वो जैसे कुछ बोलने लगे, नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन, हम एक साथ चलेंगे। वैसे तो मैं ड्यूक हूँ और तू मैसेंजर, मेरे पीछे पीछे चलना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं तू एक साथ चल, बात करेंगे अपन ना, है ना। डाउन सर, नोटिस देखो नेपच्यून, ये समुद्र के देवता हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हिंसक आदमी थे और मैं भी हिंसक हूँ, मतलब ऐसा कहना नहीं चाह रहा, मतलब देख मैं नेपच्यून की तस्वीर रखता हूँ मेरे पास, नेपच्यून का स्टैचू है मेरे पास, नेपच्यून है देख, समुद्र के देवता, है ना। दो हालांकि टेमिंग अ सी हॉर्स, और देखो किसको क्या कर रहे हैं, वो एक समुद्र के घोड़े को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये समुद्र के घोड़ा है, देखो ये समुद्र का घोड़ा है और इसको क्या कर रहे हैं, नेपच्यून कंट्रोल कर रहे हैं। थॉट आर रेयरिटी, हालांकि जो तस्वीर है ना ब्रॉन्ज में बनी हुई है, आपसे पूछी जा सकती है किस धातु की बनी हुई है तस्वीर, ब्रॉन्ज धातु की बनी हुई है, और ये दुर्लभ उदाहरण है, ये ऐसे हर किसी के यहाँ नहीं मिलती है, ये दुर्लभ है। विच क्लॉस ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, और इसको किसने बनाया, इसको इंसबर्ग के क्लॉस ने बनाया। एक क्लॉस एक डेजिग्नेशन है बहुत बड़ा पेंटर आर्टिस्ट का, तो उसने बनाया था ये कास्ट इन ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज धातु बनाई फॉर मी, मेरे लिए। दोस्तों ये हो गई पोइम अपनी कंप्लीट, और टोटल 56 लाइन और 28 कपलेट्स, यानी कि 28 कपलेट्स के अंदर बनी हुई है, 56 लाइन्स के अंदर। यहाँ पर एक निर्दयी और एक लालची राजा के बारे में, ड्यूक के बारे में आपको पता लगा कि किस तरीके से अल्फोंस सेकंड ने अपनी पत्नी को सूली के घाट उतरवा दिया और दूसरी पत्नी की डिमांड कर रहा है, और वो भी निर्लज्जता के साथ। और पहली पत्नी की केवल क्या दोष था, दोष भी आपने देखा, केवल मुस्कुराती थी और लोगों को थैंक यू बोल देती थी, ये एक दोष था उसका, और इसको पचा नहीं। और भाई साहब ने इसकी पत्नी लुक्रेजिया डी मेडिसी को मात्र 16 साल की उम्र में, 14 साल की में तो शादी की थी उम्र में, और 16 साल में उसको सुलटवा दिया, यानी कि 1558 में इससे शादी करके 1561 में इसको परेशान, यानी इसको मरवा दिया 1561 में, मात्र मैरिज के 2 साल बाद ही। जबकि ड्यूक जो थे वहाँ पर, जो ड्यूक रहे ये अल्फोंसो सेकंड, वो रहे 1559 से लेकर के 1597 तक ये ड्यूक रहे, और कहाँ के, फेरेरा के। लेकिन भाई साहब इतने क्रूल आदमी इस दुनिया में नहीं होने चाहिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद आज के लिए, और कल इस क्लास के आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो चलेंगे, इनके MCQ चलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। और थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए, धन्यवाद।